ये जो आप कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहे हैं और अरेंजमेंट मौजूद है और अल्लाह करे कि हम डिफ़ॉल्ट कतई तौर पर ना करें, जो श्रीलंका का हम हाल देख रहे हैं, मगर जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जब आप कहते हैं कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, आपने तो बजट में रखा है ना कि आप इंटरनेशनल मार्केट से भी जाके पैसे रेज़ करेंगे। इस वक्त जो हमारा क्रेडिट रिस्क है उस पर इतने महंगे रेट्स पर तो आप पैसे नहीं रेज़ कर पाएंगे, ना ही आपको मिल पाएंगे। दूसरा जो दोस्त ममालिक है उसमें हमने देखा है कि वो जो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं वो ज़ाहिर एक फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर करते हैं। अगर उन्हें लग रहा होगा कि ये हुकूमत ही हिली हुई है, आज गई कि कल गई, पंजाब इनके हाथ से निकल गया है, तो वो पैसे भी मिल पाएंगे। तो ये जो आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, कैसे होगा ये? बैनुल अक़वामी मार्केट से भी नहीं पैसे रेज़ कर पाएंगे, दोस्त ममालिक भी देंगे या नहीं देंगे? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत तो आती जाती रहती हैं। 70 साल 75 साल में कोई 20 वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान तो यहीं रहेगी ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक रेकोटेक का जो है वो कल एक इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी है, ये बैरिक गोल्ड इन्वेस्टमेंट करेगा इंशाल्लाह, और पता नहीं $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। कल उसके सदर भी आए थे, बैरिक गोल्ड के CEO भी आए थे। ये एग्रीमेंट तो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था। शौकत तरीन साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे जब इन्होंने $900 बिलियन पेमेंट करी वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं आया तो मैंने उधर से सीमलेसली पिकअप कर लिया, जहाँ से शौकत तरीन साहब ने छोड़ा था वहाँ से मैंने पिकअप कर लिया। और कल में भी मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा जो मुआहदा था वो रियासत पाकिस्तान से हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। हुकूमत आएगी या जाएगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात। दूसरी बात यह कि ये बात दुरुस्त है कि लोग थोड़े से तज़ब्ज़ुब के शिकार में हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं। देखें ना, अगर सिर्फ डॉलर की मार्केट में खलल आता है, रुपए की मार्केट डॉलर में मसले में होती, तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये डॉलर का मसला है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी अगर उसमें भी परेशानी आ रही है तो इसका ये मतलब है कि ओवरऑल अनसर्टनिटी है मार्केट में। अगर उधर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल फिर से सस्ता कर दूंगा, तो लोग बोल रहे हैं कि यार ये किस तरफ मुल्क जा रहा है। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अनसर्टनिटी है, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ कि फंडामेंटल हमारी मईशत के जो हैं वो 4 महीने से आज बहुत बेहतर हैं। और सब अगर आज बेहतर है तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, और जब रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो मैं बता देता हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी जब आप 1 अगस्त को आपको रुपए की कदर गिरने की वजह से आप पर 15 से 20 रुपए का प्रेशर पड़ जाएगा तेल की कीमतें बढ़ाने का। उसके बाद क्योंकि हम फ्यूल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट जो कॉस्ट होगी बिजली की कीमतों में वो आवाम को महंगी लग के आएगी। फिर आपके क्योंकि मुआहदे डॉलर्स में हैं, आपने अभी IMF से मुआहदा किया हुआ है कि आपने बिजली की बेस प्राइस बढ़ानी है, उसका और अलग प्रेशर आ जाएगा। तो महंगाई के अलग प्रेशर डेवलप हो जाएंगे अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे जिन फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं कि अगर वो सॉलिड है। देखिए, एक जो मसला होता है जिसको कहते हैं स्टिकी वेजेस, कि अगर महंगाई होती है तो कीमतें पहले बढ़ जाती हैं, तनख्वाहें बाद में बढ़ती हैं, और ये एक बड़ा मसला होता है जिससे दरमियाने तबका जो है, मिडिल क्लास, उसको तकलीफ़ में आ जाता है। ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो फ़ैसले इमरान खान ने नहीं किए थे कि अगर आप $1500 का गैस पे सर्कुलर डेट कर देते हैं लेकिन आप उसका कोई सद्देबाब नहीं करते, आप 21% 20% SSGC के अंदर UFG करते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस, आप 200 अरब रुपए का SNGPL में नुकसान करते हैं सालाना, लेकिन सद्देबाब नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान यहाँ पहुँचता है। अगर आप $1500 का नुकसान कर देते हैं, पावर सेक्टर के अंदर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसका सद्देबाब नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान यहाँ पहुँचता है। अगर आप 20,000 अरब रुपए से मुस्कॉम का कर्ज बढ़ा लेते हैं, लेकिन टैक्स टू GDP कम कर देते हैं, बजट डेफिसिट्स हाई करते हैं, तो फिर ये कौम यहाँ पे पहुँचती है। हम लोग अल्लाह ताला की मेहरबानी से 3 महीने की नई हुकूमत है और टोटल 1.5 साल की मैक्सिमम हुकूमत है। हमने यहाँ पे 120 रुपया जो है वो डीजल का बढ़ाया, जब हमें बढ़ाना पड़ा। जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो 40 रुपये कम भी किए, लेकिन 120 रुपये हमने डीजल के बढ़ाए। हमने 90 से या 100 रुपये पेट्रोल के बढ़ाए। हमने एक मुश्किल तरीन IMF से सौदा किया और हमने इस पर वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं वज़ीर बनाऊँ, उसके दूसरे दिन मैं जो है सिर्फ 1.5 दिन ऑफिस में रहूँ और दूसरे दिन की रात को मैं चला गया था IMF की तरफ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सारे आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक की टाइमलाइन आपने बताई वहाँ तक तो आपने वक्त ज़ाया नहीं किया, आप चले गए थे IMF के पास, मगर उस IMF से मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज आई जिसमें लिखा था कि अनफंडेड सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा। उसके बाद आप वादा तो करके आ गए थे IMF के साथ, आप अपनी पार्टी से करा नहीं पाए थे वो काम। अब जबकि आपकी पार्टी ने हुकूमत में रहने का फैसला किया है, हालांकि पंजाब भी चला गया है, सिर्फ मरकज में आपके पास हुकूमत है, सारे अनपॉपुलर फैसले आपके हिस्से में आएंगे, ना कि सूबों के हिस्से में आएंगे। आपकी पार्टी करेगी अब वो मुश्किल फैसले जो आपने IMF प्रोग्राम बहाल कराने और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए करने हैं? बिजली की कीमतें बढ़ाने के फैसले होंगे, अगर मुस्तकबिल में पेट्रोल की कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में नीचे नहीं आती तो वो बढ़ाने होंगे। ये मुश्किल फैसले अब आप कर पाएंगे? आपको आपकी पार्टी करने देगी? देखिए, ये मेरा ईमान है
कि ये मुल्क ने हमको इतनी इज़्ज़त दी है और इस मुल्क के लिए हमको काम करना चाहिए और ये अगर हम काम नहीं कर सकते तो फिर काम छोड़ देना चाहिए। अगर मैं ये फ़ैसले नहीं करूँगा तो मैं वज़ारत छोड़ दूँगा, इसमें कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर हमारी पार्टी ये काम नहीं करेगी तो हमारी पार्टी हुकूमत छोड़ देगी। जिस दिन हमने ये फ़ैसला किया था कि हम हुकूमत करेंगे, उस दिन हमने तमाम मुश्किल फ़ैसले लिए। मतलब ये दिस कंट्री हैज़ गिवन अस अ लॉट, हम सबको, और ये वी ओ दिस टू दिस कंट्री। ये देखें आप श्रीलंका में, देखिए क्या हाल हुआ है शाहजेब भाई, एक जनरेशन पीछे चले गए हैं। 3000 रुपये गैलन पेट्रोल मिल रहा है, लीटर पेट्रोल मिल रहा है, हस्पतालें बंद हैं। हम वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो 4-4 दिन तक लाइनों में लगी होती हैं कुकिंग गैस के लिए, 10-10 दिन की पेट्रोल की लाइन है। मैं मेरे पाकिस्तान का ये हाल नहीं करूँगा। तो जब तक मैं इस मुल्क का वज़ीर रहूँगा, वज़ीर ख़जाना रहूँगा, और मैं समझता हूँ कि जब तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहेगी, इंशाअल्लाह ताला हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। और मुश्किल फ़ैसले करने होंगे तो करेंगे, जितने मुश्किल फ़ैसले करने होंगे करेंगे, लेकिन इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर नहीं जाने देंगे। ये मेरा वादा है पाकिस्तान की आवाज़। मगर आप बतौर फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी नहीं समझते कि बेहतर है कि नया मैंडेट लेके आएँ? इतने मुश्किल फ़ैसले हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, पॉलिटिकल कैपिटल इस वक्त लूज़ करना जबकि इलेक्शन ईयर हो रहा होगा और आपको आपकी पार्टी के अंदर से भी बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बेहतर नहीं है कि आप एक नया मैंडेट लेके आएँ, बजाय इसके कि स्टिक किया जाए इस बात पे कि नहीं जी हमने हर हाल में अपना टाइम पूरा करना है? देखिए, मैं अब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो एग्रीमेंट हमने IMF से निगोशिएट किया है, जिस पे अगले 2-4 दिनों में, चंद दिनों में मैं साइन करके भेजूँगा एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त उसको फॉलो करना मनवान बहुत ज़रूरी है, और IMF से वो फॉलो करवाना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमको ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत चलती रहेगी तो ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे अच्छा होगा। ठीक है, 3 सूबे हमारे पास नहीं हैं, शायद पंजाब नहीं होगा हमारे पास, शायद होगा, वो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर नहीं भी हो पंजाब, तो मैं इस वक्त समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को यहाँ चलना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई और हुकूमत आ जाती है, वो भी हमारे मुल्क की हुकूमत होगी, और अगर कोई केयर टेकर आएगा तो मेरी उनसे भी इस्तदा होगी कि जो एग्रीमेंट मैंने साइन किया है उस पर आप पूरा मनोहन अमल करें, और मुझे यकीन है कि वो करेंगे, मुझे यकीन है कि वो होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इतने मैच्योर लोग हैं जो यहाँ पे आके बैठेंगे इस दफ्तर में जिधर मैं बैठा हुआ हूँ, और ये मनसब संभालेंगे, ये कलमदान संभालेंगे। उनको ये मुल्क, वी ओ दिस टू दिस कंट्री, मगर मुल्क का हमारे ऊपर हक है कि हम सही काम करें। क्योंकि आज सुलेमान शहबाज ने भी कहा है कि ये इस वक्त नवाज शरीफ साहब के हाथ में ये सारे फैसले, कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोग IMF का प्रोग्राम बहाल करा के फिर इलेक्शन में चले जाएं और केयर टेकर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, और IMF भी इस बात के लिए राजी होगा। देखिए, सबसे जो IMF ने उस वक्त जो बात थी, सीधी सीधी बात मैं आपको कर रहा हूँ, वो ये थी कि उस वक्त जब अगर हम चले जाते और केयर टेकर आ जाता, शुरू के अंदर जो पहले 2 हफ्ते में हम जब जाने की बात कर रहे थे, तो उस वक्त ये डर था कि अगर हम चले जाते और IMF अगर केयर टेकर आएगा तो IMF केयर टेकर से नया प्रोग्राम निगोशिएट नहीं करेगा और ना पुराना प्रोग्राम रिव्यू करेगा। अब जबकि मैं ये प्रोग्राम पूरा रिव्यू कर चुका हूँ और प्रोग्राम रिवाइव कर चुका हूँ और 1 साल का प्रोग्राम है ये आपके पास, तो अब तो किसी केयर टेकर को आकर नया प्रोग्राम वो नहीं करना निगोशिएट, सिर्फ इस पर अमल करना है, तो वो ये कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये अब भी यकीन दिला रहा हूँ कि इस वक्त तक, जहाँ तक मेरी इत्तला है, हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपना वक्त पूरा करेगी। और ये जो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जब तक ये हुकूमत रहेगी और हम यहाँ पे मौजूद होंगे, जब तक मेरे पास ये कलमदान है, पाकिस्तान कोई भी मुश्किल फ़ैसला होगा वो हम ज़रूर लेंगे। और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये पहले हमारी पार्टी में मीटिंग हो चुकी है, हमारी कोalition के साथ मीटिंग हो चुकी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये मैं तो 10 साल हुए हैं, मुझे सियासत में 10-12 साल हुए हैं, बाकी लोगों को तो बड़े साल हो गए हैं। ये 40-40 साल सियासत कर रहे हैं। इन सबको पता है कि जब आप ये मुश्किल फ़ैसले लेते हैं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं और महंगाई आती है, तो उससे इलेक्टोरल मसले होते हैं। हम तो ये जानते पूछते हुए लेंगे। लेकिन जब हम इमरान खान को बुरा कहते थे कि यार ये कैसा आदमी है कि इसने पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया, बारूदी सुरंगें बिछा दी, इसने अपनी कीमतें ख़रीद से सस्ता पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया, IMF का खुद का किया हुआ माहिदा तोड़ दिया। तो अगर इमरान खान को आप एक तरफ से बुरा कहते हैं तो फिर आपको तो सही काम करना चाहिए, और अगर हम सही काम नहीं कर सकते तो फिर उसको बुरा कहने का हमें क्या इख्तियार है।